हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने ऑक्साइड्स के बारे में देखा था. ओके, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स. ऑक्सो एनायंस एंड ऑक्सो कैटायंस बोथ देखे थे हमने. सबके अलग अलग देखे थे. स्कैंडियम का तो होते ही नहीं है, सबके ही देखे थे. स्कैंडियम के होते नहीं है, बाकी सबके MO वाले तो होते ही है, आयनिक बनाते हैं. एंड देन हमने टिटेनियम और वेनेडियम के बेसिकली ज़्यादा देखे थे. ओके, जो भी वेनेडियम की +5 है, टिटेनियम की +4 है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है. देन हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स 5, 6, 7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती है एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ती है. एंड अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो से 1, 2, 3 सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती है एंड आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती है. दैट वी हैव सीन. और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सो वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है. अगेन हमने देखा था कि वेनेडियम +5 था, V2O5. ओके, तो +5 वाला भी वो एम्फोटेरिक इन नेचर मिला था हमें एक्सेप्शन. एंड क्रोमियम भी था एक, तो क्रोमियम Cr+3 वाला भी एम्फोटेरिक इन नेचर हमें मिला था. ये सब बातें हमने देखी थी और कैसे लिखने हैं, वो सारे कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो हमने डिस्कस किया. ओके, चिराग जो इतने दिन का जो भी मिस हुआ है सो वो देख लेना. ऑलरेडी जो हमारा प्लेलिस्ट है उसी में अपलोडेड है. ओके, क्योंकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. तो वो देख लेना. सब कुछ ऑलरेडी डाल दिया है, सिर्फ लास्ट क्लास का बाकी है, बाकी सब कुछ अपलोडेड है. अच्छा, चलो सो आगे बढ़ते हैं हम. अब ये ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स, मतलब जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसमें हमें 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में देखना है. कौन कौन से? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, तो पहले देखते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो उसका नाम है K2Cr2. उसका फॉर्मूला O7. ये तो हमें पता ही है, हम बहुत टाइम से 10th में भी हम यूज करते आ रहे हैं K2Cr2 O7 ऑक्सीडेशन. ओके, याद हो तो हम जैसे 10th में 4th चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता था तो हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते थे. K2Cr2 O7 भी यूज करते थे और KMnO4 भी यूज करते थे. पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसी का सब कुछ देखना है कि कैसे बनता है. ओके, कैसे बनता है, उसके यूजेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एंड ऑल, वही देखना है. ओके, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. दैट्स इट. शॉर्ट नोट के तौर पे भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. दोनों के दोनों, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑल्सो एंड पोटेशियम परमैंगनेट ऑल्सो. ओके, चलो सो K2Cr2 O7 स्टार्ट करते हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन दी लेदर इंडस्ट्री. तो देखो यहाँ पर पहले यूज गिवन है, फिर लास्ट में भी यूज गिवन है, तो हमें एक साथ सारे यूज लिख देने हैं. ओके, ऐसे बुक में गिवन है वैसे नहीं. हमें अगर प्रिपरेशन है तो पहले ही पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन यूजेस, सब कुछ एक साथ होना चाहिए. ओके, तो पहला ही हमारा यूज क्या आ गया? लेदर इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल के तौर पे यूज होता है लेदर इंडस्ट्री. ओके, कौन सा? K2Cr2 O7. अच्छा, एंड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी एजो कंपाउंड्स. तो बहुत सारे एजो कंपाउंड्स होते हैं, उसमें ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. वैसे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही. ओके, सो 2 हमने यूजेस देख लिए हैं. नाउ डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट. अब ये देखो, ये 2 यूज यहाँ आ गए, भाई बाकी कहीं पे वो और बीच में डालेंगे, लेकिन हम सारे एक साथ रखेंगे. तो पहला क्या था? हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें और ओजो कंपाउंड्स बनाने में एज अ ऑक्सीडेंट यूज होता है. ओके, 2 यूज देख लिए. अब हम बनाते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं. डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमेट. ओके, तो क्रोमेट आयन जो होता है उसमें से बनते हैं. भाई डाइक्रोमेट बनाना है तो क्रोमेट आयन तो होना चाहिए. ओके, तो ये पर्टिकुलरली क्या होता है? ओर होता है. क्या होता है? क्रोमेट का ओर होता है. तो ऐसे ही तुमने मतलब ऐसे कहीं पे से गड्ढा किया, लेके आ गए. ये क्या है भाई? क्रोमेट का ओर. क्यों क्रोमेट का ओर का क्या करोगे? अरे डाइक्रोमेट बनाना है सो क्रोमेट का ओर तो चाहिए. तो हमारे पास क्या है? क्रोमेट का ओर. कहां से लाए हम? अर्थ क्रस्ट में से. डन, ये लेके आ गए. अब उसको क्या करेंगे? उसको डालो कंटेनर में. प्रैक्टिकली सोचो. ओके, तो इजीली याद रह जाएगा कि कंटेनर में डाल दिया. क्या? गड्ढा किया, डाइक्रोमेट मिला हमें और
मतलब क्रोमेट और मिला, डाइक्रोमेट तो बनाना है, क्रोमेट और मिला, कंटेनर में डाल दिया। अच्छा अब क्या करें, अरे अब उसमें बेस डालो। ओके तो हम बेस डालेंगे, कोई भी बेस डालेंगे। ओके तो हमने बेस डाला, अब उसको गर्म करना है, तो गर्म किसके साथ करेंगे हम, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का पाइप भी डाल दिया। ओके कंटेनर है, बेस डाला, ऑक्सीजन का पाइप डाला, तो अभी हमें मिलेगा क्रोमेट आयन। ओके हमें क्या मिल जाएगा, क्रोमेट आयन मिल जाएगा। अब ये जो क्रोमेट आयन हमें मिला है, ओके वो पीले कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, पीले कलर का। ये पीले कलर का है, मतलब पीला कलर दिखेगा कैसे, जैसे ही तुम पानी डालोगे ना उसमें, तो उसमें तुम्हें पीला कलर देखने को मिल जाएगा। तो क्रोमेट आयन है, उसमें हमने पानी डाल दिया, पीला कलर हो गया, उसमें आयन ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाता है, CO2 वायु भी मतलब गैस भी प्रोड्यूस होता है, CO2 गैस, वो भी बाहर निकल जाता है। अच्छा फिर ये हमारा जो क्या बना, हमारा क्रोमेट आयन बना ना, वो क्रोमेट आयन को हम फिल्टर कर लेते हैं, वो फिल्टर कर लिया। अब ये फिल्टर वाला जो क्रोमेट आयन है उसमें हम एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, एसिड। तो एसिड डालेंगे तो वो बन जाएगा डाइक्रोमेट। एसिड डालेंगे तो क्रोमेट से क्या बन गया, डाइक्रोमेट बन गया। अब डाइक्रोमेट बना है, लेकिन हमें डाइक्रोमेट में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। हमें क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो हमने पहले बेस डाला था ना, ओके तो उसमें जनरली हम कौन सा बेस या कौन सा से सोडा डालेंगे, बेस डालेंगे या तो फिर सोडा डालेंगे। ओके तो सोडा में सपोज Na2CO3 डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। सोडियम कार्बोनेट, क्यों सोडियम को प्रेफर कर रहे हैं हम, कोई भी सोडा हो उसमें सोडियम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो पोटेशियम भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड सोडियम भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन दोनों की कंपेयर करें तो जो ज्यादा सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल ज्यादा सोडियम है कंपेयर टू दी पोटेशियम। तो वो सोडियम सॉल्यूबल है, अभी हमने पानी डाला था ना बीच वाले स्टेप में, पीला कलर दिखने लगा था, तो वो पोटेशियम उतना ज्यादा सॉल्यूबल नहीं है, तो सोडियम ज्यादा सॉल्यूबल है, इसलिए हमने पहले से क्या डाला, सोडा, मतलब सोडा के तौर पे हमने किसका सॉल्ट लिया, हमने सोडियम का। पोटेशियम का पहले से ले लेते तो उतना सॉल्युबिलिटी मिलती नहीं। ओके तो ये जो सोडा मिला हमें, हाँ तो ये पर्टिकुलरली हम सोडा लिया था तो हमें क्रोमेट मिल गया, अभी एसिड डाल दिया, डाइक्रोमेट मिल गया, डाइक्रोमेट मिला, उसमें अभी सोडा डाला था तो Na डाला था ना, तो सोडियम डाइक्रोमेट मिला है, लेकिन हमें बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो वो तो बाएं हाथ का काम है, क्या करेंगे, सिंपली हमारा पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट डाल देंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी देखे तो पोटेशियम की हायर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कर देगा सोडियम का, तो K आ जाएगा और Na निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा K2Cr2O7। ओके तो फिर से एक बार देखो माइंड में बिठा दो कैसे बनाना है। देखो अर्थ क्रस्ट में से क्रोमेट का ओर लेके आए। ओके तो अर्थ क्रस्ट में से ऐसे गड्ढा करके क्रोमेट का ओर, अरे ये क्या लाए, क्रोमेट का ओर। क्यों क्रोमेट का ओर लेके आए, मुझे क्रोमेट आयन बनाना है इसलिए, डाइक्रोमेट बनाना है इसलिए। ओके तो डाइक्रोमेट बनाना है, क्रोमेट का ओर लेके आए। अच्छा ओर लेके आए, इसको कंटेनर में डाल दिया। ओके एक साइड से क्या डाला हमने, सोडा डाला, दूसरी साइड से क्या डाला, ऑक्सीजन डाला। ओके अब गर्म कर रहे हैं। अच्छा गर्म कर रहे हैं तो क्या मिला, क्रोमेट आयन मिल गया, क्रोमेट आयन मिल गया। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, पीला कलर दिख रहा है। अच्छा आयन ऑक्साइड भी मिला है, CO2 गैस भी मिला है, वो अलग हो गया और CO2 गैस बाहर निकल गया। अच्छा ये जो पीले कलर का क्रोमेट आयन है उसको हमने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर कर दिया मतलब ये जो फिल्टर किया है वो हमारा क्रोमेट आयन है, पहले भी था ही, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वहां पे आयन ऑक्साइड एंड ऑल सब निकल जाएगा। फिल्टर मिल गया तो हमें क्या मिल गया, क्रोमेट आयन मिल गया। हमें तो डाइक्रोमेट चाहिए, अब इसमें हम एसिड डालेंगे, एसिड डालेंगे तो हमें डाइक्रोमेट मिल गया। डाइक्रोमेट मिला तो अब यहाँ तो सोडा डाला था हमने, तो मतलब Na था, तो सोडियम डाइक्रोमेट मिला है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देंगे, तो KCl डाल दो सपोज। ओके तो पोटेशियम डाल दिया, पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, तो मतलब ये क्लोरीन Na के साथ चला जाएगा और पोटेशियम वहां बैठ जाएगा, तो K2Cr2O7। समझ में आया? ओके तो ऐसे प्रैक्टिकली सोचो कि तुम बना रहे हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। KMnO4 में भी सेम डिट्टो ऐसा ही करना है। अंडरस्टूड? चलो तो पढ़ते हैं क्या है। Dichromates are generally prepared from the chromate which in turn are obtained by the fusion of the chromite ore।
FeCr2O4। FeCr2O4 को देखो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, हम मुख्य जैसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे FeOCr2O3 ऐसे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में क्या है वही। देखो FeCr2 है, Cr2 है, O4 है, तो मेरे भी O4 ही है, लेकिन लिखो ऐसे क्यों, क्योंकि याद ऐसे रहेगा और जब टूटेगा तो भी ऐसे ही टूटेगा, FeO और Cr2O3 टूट जाएगा। डन। तो बुक की तरह नहीं, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, तो ये है हमारा क्या, क्रोमाइट का ओर, FeOCr2O3। ओके, FeOCr2O3 ये हमारा क्रोमाइट का ओर है। क्यों लेके आए भाई, अरे क्रोमाइट डाइक्रोमाइट बनाना है तो चाहिए ही। ओके, तो वो लेके आ गए विद दी सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन द फ्री एक्सेस ऑफ एयर। मतलब ऑक्सीजन भी देना है, सोडियम और पोटेशियम का कार्बोनेट देना है। जनरली हम कौन सा ले लेते हैं, सोडियम का कार्बोनेट ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया, क्यों, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है। पोटेशियम और सोडियम की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सोडियम की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई हम सोडियम ले लेते हैं। द रिएक्शन विद द सोडियम कार्बोनेट ऑकर्स एज फॉलोज। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ ऐसी रिएक्शन होगी, क्या है हमारा FeOCr2O3 प्लस हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ऑक्सीजन भी चाहिए तो ऑक्सीजन। डन। ओके, उसमें से हमें क्या मिलेगा, क्रोमेट मिलने वाला है। ओके, और FeO और CO2 बाहर निकलने वाला है, तो क्रोमेट हमें मिल जाएगा। ओके, क्रोमेट Na2Cr(O3). ओके, तो Cr2O3 अभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा हमें, ओके, वो बाद में मिलेगा, लेकिन अभी हमें क्या मिला, Cr(O3) Na2। ओके, तो Na2Cr(O4), सॉरी Na2Cr(O4) वो मिल गया। देन Fe2O3 बाहर निकल गया, आयन ऑक्साइड। ओके, और फेरिक ऑक्साइड बाहर निकल गया। ओके, Fe2O3 एंड लास्ट है CO2। डायरेक्टली तुम ऐसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दो तो भी चलेगा। बैलेंस के लिए भी तुम इतना बड़ा हो तो याद रख लो से, हमारे सर तो ऐसे ही नंबर ही याद करवा देते थे, 487 एंड 828 लाइक दैट। तो क्या करना है, 487 828 डायरेक्ट लाइक। ओके, सो इतना बड़ा हो तो कहाँ करने बैठेंगे हम। ओके, और जब छोटा हो तो हम कर लेंगे, इस टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, अदरवाइज ना लिखो, ऐसे लिख लो, ऐसे ही अनबैलेंस्ड। ओके, क्या कर रहे हो वो पता होना चाहिए ना। ओके, अनबैलेंस में पूरे नंबर मिलेंगे, बट डिपेंड्स अगेन कि कितने मार्क्स का है। ओके, अगर सपोज 2 मार्क्स में पूछा हुआ है तो मिल जाएंगे, लेकिन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा हुआ है सिर्फ ये, तो फिर वो काट सकते हैं। ओके, सो जहां जरूरी है, जैसे कि यहाँ जरूरी है तो लिखना पड़ेगा। ओके, हमें तो ऐसे याद नहीं करवा देते थे 487 828, तो कैसे 487 828 नंबर ही याद करवा देते। ओके, तो वो नंबर याद कर लो, या फिर ये नंबर याद ना करना, ये कौन याद रखेगा यार, भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर बैलेंसिंग तो आता ही है, बैलेंसिंग तो आता ही है ना, हम तो बैलेंसिंग कर लो। ओके, बैलेंसिंग करने के लिए भी हमने 11th में भी देखा था, 10th में भी देखा था, तो आता ही है हमें। ओके, और जैसे कि ये सीक्वेंस याद रखना है, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सीक्वेंस में करना तो एकदम जल्दी हो जाएगा। ओके, वो जो स्टेप्स होंगे ना, मिनिमम स्टेप्स होंगे अगर ये सीक्वेंस में करोगे तो, पहले मेटल का करो, फिर नॉन मेटल का करो, जैसे ही मेटल का किया फिर नॉन मेटल का किया, नॉन मेटल का किया तो फिर से नॉन मेटल का होने के बाद फिर से चेक करना है तुम्हें कि मेटल अनबैलेंस, नॉन मेटल को बैलेंस करते करते मेटल तो अनबैलेंस नहीं हो गया। अगर नॉन मेटल को, ये तो पहले बैलेंस कर लिया, फिर नॉन मेटल बैलेंस कर रहे हो, और नॉन मेटल को बैलेंस करते करते अगर तुम्हारा मेटल अनबैलेंस हो गया तो फिर से मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, ये बैलेंस किया, ये तो ये भी अनबैलेंस नहीं हुआ है, फिर आगे बढ़ो, हाइड्रोजन एंड डन। तो ये सीक्वेंस में जाओगे तो वेरी वेरी इजीली, बहुत ज्यादा इजीली, छोटे ही 2-3 स्टेप्स में ही बैलेंसिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, देखो जैसे कि यहाँ ही हम देख ले तो पहले तो मेटल का करो, तो मेटल यहाँ कौन है, Fe। ओके, तो यहाँ पे Fe है और यहाँ पर Fe है, तो Fe2O3 बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर Fe1 है और यहाँ पे Fe2 है तो पहले तुम क्या लोगे, यहाँ पे 2 लोगे।
ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 कर दिया। अब मेटल, दूसरा कोई मेटल है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम के यहाँ कितने हैं 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, यहाँ पे एक ही है। ओके डन, यहाँ पर एक ही है, तो तुम यहाँ पे क्या कर दोगे 4 कर दोगे। डन, 2 मेटल का हो गया। अब नॉन मेटल का करो, तो नॉन मेटल का करोगे तो नॉन मेटल तो यहाँ पर ऐसे कोई ज्यादा, ये लोग तो नॉन मेटल ही है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही, तो ओके उसका नहीं कर रहे। फिर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या, हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं, अरे ये नॉन मेटल है ना कार्बन। ओके सो कार्बन यहाँ पर है एक, और वहां पर तो कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे कार्बन है एक सी, हाँ यस ओके। सो ये कार्बन है और यहाँ कार्बन है, दोनों एक एक ही है अभी तो, स्टार्टिंग केस में दोनों एक एक ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, हाइड्रोजन है नहीं, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 किए थे हमने, ये 4 तो अभी लिखा हुआ है, हमने 2 किए थे, वो 2 और ये 3, मतलब यहाँ 1 और 3 4, 4 और 4 2 8, और यहाँ पर कितने हैं 3, सो 8 and 3 11, ओके, और यहाँ पर 2 है, तो 11 and 2 13, ओके, तो यहाँ 13 हो गए, और यहाँ पर तुमने कितने किए थे 4 लिए थे, ओके, तो 4 और 4 4 जा 4 जा हाँ 16 हो गए, ओके, वहां पे कितने थे 13, तो यहाँ पे 16 हो गए, और यहाँ पे 16 और 3 19, और दूसरे यहाँ पे बैलेंसिंग तो नहीं किया था, तो 2 21, तो 13 and 21, तो फिर अब क्या करेंगे, वहां पे तुम्हें लाने पड़ेंगे कितने 21। डन, तो वैसे ही बैलेंसिंग करते जाओगे तो इजीली हो जाएगा, बैलेंसिंग याद तो है ना, ओके, तो ये सीक्वेंस में करोगे तो जल्दी होगा, ये सीक्वेंस में करोगे तो जल्दी होगा। दूसरी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने 11th में बताई थी, शायद तुम्हें याद हो तो, क्या कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है ना उसको ABCD वैसे लिख लो, ओके, सो जैसे कि यहाँ पर ही ABCD लिख लो, कहां पर से FE, ये देखो मैं अलग कलर से करता हूं तो शायद तुम्हें याद आ जाए, यहाँ पे मैंने A लिख दिया, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे D, फिर E और F, ऐसे लिख दिया। डन, ABCDEF लिख दिया। अब से आयन का करते हैं, तो आयन का करेंगे तो कितना है 1, ओके, तो कितना हो गया 1 into A हो गया, और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया A, और यहाँ पे कितना आयन है 2, और यहाँ पे कितना है E, ओके, सो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2E। डन, आयन का हो गया। फिर वैसे ही किसका करेंगे, क्रोमियम का करते हैं, तो क्रोमियम में कितने हैं 2 और A, तो ट्वाइस A इज इक्वल्स टू, और यहाँ क्रोमियम नहीं है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है D है, ओके, सो 1D है और कहीं पे नहीं है तो 1D, ओके, मतलब 1D मतलब D, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट यहाँ पर C, देखो ये तो हम बीच में डाल दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें ये आया बैलेंसिंग इसलिए, तो हर बार तुम्हें यही करना है, ओके। फिर C, तो C लगाएंगे, नहीं क्रोमियम का किया ना, फिर और किसका करेंगे, Fe का कर दिया, सोडियम का कर लो, चलो, तो सोडियम का करेंगे तो ये कितना होगा 2B, और कोई सोडियम नहीं है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 2D, ओके डन। अच्छा, फिर और कौन बाकी है, कार्बन का कर लेते हैं, तो कार्बन का यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, सो एक ही है, ओके डन, इज इक्वल, मतलब कार्बन के लिए B है, ओके, और यहाँ पे ये रहा, सो एक ही है और F है, तो दैट इज इक्वल्स टू F। डन, ओके। नेक्स्ट और क्या बाकी रहा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 3 है, A है, तो 3A, यहाँ पर भी है, प्लस क्या हुआ, क्यों, ऑक्सीजन 3 और 1, अच्छा यहाँ एक है, यस, तो कितने हो गए 4A, ओके 4A, यस, और यहाँ पे 3 है और B है, सो उसी साइड है, तो उसी साइड में प्लस करके 3B प्लस 2C, दैट इज इक्वल्स टू, कितने हो गए यहाँ पर O4D, और यहाँ पे 3E, और यहाँ पर 2F। डन, ओके। अब कोई भी एक को तुम्हें 1 ले लेना है, कोई भी ABCD में से सबसे ज्यादा जो आया ना उसको क्या ले लेना है 1। तो देखो यहाँ पे A आया है, यहाँ पे A आया है, तो 2 बार, ये 3 बार A आ गया, फिर E कितनी बार आ रहा है 1 बार, ओके, और से 2 बार ये आया है, फिर D, तो D 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, तो A और D ज्यादा आ रहे हैं, फिर F और E, तो तुम A को ले सकते हो,
डन। तो ए को मैंने क्या ले लिया 1, ए को 1 ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ये कितना D इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। डन, समझ में आ रहा है? ओके फिर D इज इक्वल्स टू 2 आ गया तो ये 2 से क्या हो जाएगा 4 और ये B क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डन, ओके अब B 2 हो गया तो F भी कितना हो गया 2 हो गया। ओके नाउ यहाँ पर तो A कितना है, A हमारा मिला नहीं मिला, A को 1 लिया है ना तो ये कितना हो गया 4 प्लस B कितना आया 2 तो 3 2 6 प्लस 2C, C नहीं लिया ना, C नहीं हुआ है, अच्छा तो 2C दैट इज इक्वल्स टू D कितना है यहां से निकाला ना 2। ओके फिर ये हाँ 4 2 8 प्लस 2E, E निकाला था हाफ तो 2E मतलब 1 हो गया। ओके और ये 2F हो गया, अरे 3E था। ओके तो 3/2 प्लस 2F तो F तो निकाला है 2 मतलब कितना हो गया 4 तो यहाँ से C मिल जाएगा। डन, ओके तो कितना हुआ देखो 4 and 6 10 प्लस 2C इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3/2 सो 2C इज इक्वल्स टू 10 और 12 तो मतलब यहाँ पे 2 ही रहेगा सिर्फ 3/2 सो ये कितने हो गए 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज 7/2 और ये 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/4। डन, वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। हाँ तो ए कहाँ गया हमारा, ये रहा तो ए की वैल्यू आई है हमारी 1 तो FeOCr2O3 प्लस B तो B की वैल्यू कितनी आई है 2 आई। ओके सो 2Na2CO3 प्लस C की वैल्यू कितनी आई 7/4 O2 दैट इज इक्वल्स टू D कितना है 2। ओके तो 2Na2CrO4 ओके प्लस E 1/2 Fe2O3 प्लस F2 2CO2। अब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, सबसे पहले तो ये 4 नहीं चाहिए मुझे तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 4। ओके फिर ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 4 गया और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। डन, और कहीं पे है नहीं है तो आ गया 4 8 7 8 2 8 आ गया। तो ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में सब खत्म, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये दो मेथड है, छोटे अगर हो छोटे छोटे इक्वेशन हो तो ये वाली मेथड यूज करो, मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अगर ऐसे बड़े इक्वेशन हो तो ऐसे करके, क्योंकि तुम्हें बैलेंसिंग का मार्क्स नहीं मिलने वाला हो नहीं करोगे तो कटेगा। ओके ये सब स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो आ गया ना 4 8 7 8 2 8 आ गया, डायरेक्टली ही आ गया। लास्ट में तुम्हारा होना क्या चाहिए, फ्रैक्शन में कोई ABCDEF नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में हो तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर यहाँ 7/4 था मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 नीचे से निकल जाएगा। अभी भी नीचे अगर कुछ होता तो मैं उससे फिर से मल्टीप्लाई करता। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके तो ये तो बैलेंसिंग था, तो हमारा बन गया डन। समझ में आ गया ना? ओके अब हमारा क्या बन गया है यहाँ पर, क्रोमेट बन गया है। डन। कैसे क्रोमेट बना देखो, स्टोरी वाइज ही याद रखो। सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट में से क्रोमेट का ओर लेके आए। ओके क्रोमेट का ओर लेके आए, उसको कंटेनर में डाला। अब क्या करे, अच्छा चलो बेस डालो और से सोडा डालो, तो सोडा डाला Na2CO3 और क्या डालो, ऑक्सीजन का पाइप चालू करो। चलो ऑक्सीजन तो चालू कर दिया। अच्छा तो अब हमारे पास बन गया है क्या है, क्रोमेट आयन बन गया है। ओके सोडियम डाला है तो सोडियम क्रोमेट आयन बनेगा, तो सोडियम क्रोमेट आयन बन गया है। अब हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो पीला कलर का हो जाएगा। ओके अब उसको हम क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। जो CO2 गैस निकला था वो निकल जाएगा
और FeO अलग हो जाएगा। ओके, मतलब आयन का ऑक्साइड अलग हो जाएगा, आयन का ऑक्साइड अलग हो गया Fe2O3। ओके, तो वो अलग हो गया और नीचे क्या बन गया हमारा, रह क्या गया, क्रोमेट का आयन। क्रोमेट का आयन बन गया, अब उसमें हम एसिड डालेंगे, अभी वो डाला नहीं है, अभी तो हमने यहाँ तक क्या क्रोमेट तक का ही किया है। अब आगे क्या करेंगे, उसमें एसिड डाल देंगे, एसिड डाल देंगे तो वो बन जाएगा डाइक्रोमेट। डन। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट, द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड। येलो सॉल्यूशन सोडियम क्रोमेट का याद रखना, सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन है, सोडियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज सॉल्यूशन है। ओके, सो इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद द सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें एसिड डाल दिया टू गिव अ सॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 into twice H2O कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ओके, क्रिस्टलाइज्ड मतलब क्या, फिल्टर कर दिया है और उसके बाद जो एसिड डाला हमने तो एक क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिलेगा क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, तो Na2Cr4 ये जो मिला था वही Na2Cr4 जो हमारा क्रोमेट मिला था वो यहाँ पे लिख दिया। अब ट्वाइस H प्लस मतलब हम डाल क्या रहे, H2SO4 डाल दिया, बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस H प्लस है। ओके, मतलब ट्वाइस H2SO4 डाला हो या H2SO4 में ही तो H2 है। ओके, तो तुम ऐसे ही लिखो डायरेक्टली, अगर बेस डाल रहे हो तो OH माइनस, एसिड डाल रहे हो तो H प्लस, पूरा H2SO4 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर Na भी दिखाया गया है, यहाँ पर तो तुम डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो क्या कि क्रोमेट आयन है, तो क्रोमेट आयन है तो क्या लिखोगे तुम, कहाँ गया, ये रहा Cr O4-2। यहाँ पर डायरेक्टली तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, CrO4 ये Na2 का हटा दो, तो Na2 है तो मतलब कितने होंगे +2, तो CrO4 के कितने होंगे -2, तो डायरेक्टली तुम ऐसा भी लिख सकते हो CrO4-2, वैसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अदरवाइज Na2Cr4 ट्वाइस H प्लस, तो उसमें से मिलेगा तुम्हें Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट मिल गया, ट्वाइस Na प्लस एंड H2O। डन, समझ में आ गया। तो ये हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, सिंपल, अंडरस्टूड। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट बना, लेकिन हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, ये तो बाएं हाथ का काम है। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देंगे, KCl डाल दिया तो K अंदर चला जाएगा और Na बाहर आ जाएगा। ओके, सो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो ज्यादा सॉल्युबल है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, इसीलिए तो हमने सोडा जब डाला तो किसका डाला था, सोडियम कार्बोनेट डाला था। नहीं तो सर पहले से ही पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो ना, तो ये वापस डिस्प्लेसमेंट की जरूरत ही ना पड़े। नहीं, लेकिन वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। ओके, दोनों की कंपेयर करें तो सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है। ओके, सो इट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद द पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl डाल दो, K2Cr2O7 और NaCl अलग हो गया, खत्म। प्रिपरेशन समझ में आई। 3 स्टेप्स में तुम्हें प्रिपरेशन लिखनी है, ये सब निकाल दे रहा हूं। 3 स्टेप में तुम्हें प्रिपरेशन लिखनी है। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में तुम क्या लिखोगे, स्टेप 1 में तुम लिखोगे क्या, FeOCr2O3। ओके, ऐसे लिखोगे। मैंने बोला ना ऐसे लिखना, ऐसे मत लिखना, क्योंकि वहां से ही तोड़ना है तो तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये हमने लिख दिया। ओके, मतलब उसमें से, इसमें से तुम क्या बना रहे हो, इसमें से तुम बना रहे हो CrO4, ओके, -2। डन। तो इसमें से तुमने आयन बना दिया, कौन सा आयन बना दिया, क्रोमेट आयन बना दिया। अब ये स्टेप वे पूरा लिखना है, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें स्टेप्स याद दिला रहा हूं छोटे से स्टेप में। तो ये तुमने बना दिया क्या, क्रोमेट ओर में से, ये क्या था, ओर। ओके, तो क्रोमेट का ओर था, उसमें से तुमने क्या बना दिया, क्रोमेट आयन बना दिया। डन। अब क्या करेंगे, इसमें पानी डाल दिया, येलो कलर का हो गया, फिल्टर कर दिया, आयन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 अलग हो गया, CO2 भी निकल गया है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। तो ये क्या है हमारा CrO4-2, उसमें हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो H प्लस डालेंगे। H प्लस डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा। सो Cr2 K2Cr2
O7 है ना, तो हमारा Cr2O7 यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन ये जो बनेगा वो यहाँ पे क्या डाला था हमने, सोडा डाला था। सोडा क्या डाला था, Na2CO3। तो ये हमारे किसके साथ वाला बनेगा, सोडियम वाला बनेगा। तो उसमें क्या करेंगे, वो जो सोडियम वाला डाइक्रोमेट बना उसको हम वापस क्या करेंगे, KCl डाल देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, K आ जाएगा। सिंपल। ओके, तो 3 स्टेप्स में तुम्हें पूरी रिएक्शन लिखनी है। अंडरस्टूड। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, अच्छे से याद रख लो, क्योंकि ये याद रह गया तो KMnO4 भी वहीं पे बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। क्या कर रहे हैं हम सर, K2Cr2O7 बनाना है, ठीक है। Cr2O7 मतलब क्रोमेट। अच्छा, क्रोमेट का ओर लेके आओ। अच्छा, तो हम अर्थ क्रस्ट में से गड्ढा करके निकाल के आए क्रोमेट का ओर। अच्छा, कंटेनर में डालो, डाल दिया कंटेनर में। अब क्या करें, सोडा डालो उसमें, Na2CO3 डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडा डाल दिया, Na2CO3। और क्या करें, ऑक्सीजन का पाइप चालू करो। ऑक्सीजन का पाइप डाला, ऑक्सीजन चालू किया, गर्म करो, गर्म कर रहा है। ओके, अबे हमें मिल गया है क्या, सोडियम क्रोमेट, Fe2O3 एंड CO2। ये जो है फिल्टर कर लिया है, फिल्टर पानी डाला है, येलो कलर का है, याद रखना, पानी डाला है, येलो कलर का है, फिल्टर कर दिया है, ये लिखना है फिल्टर कर दिया है। ओके, तो फिल्टर कर दिया है। अब क्या करें, तो ये जो फिल्टर कर दिया है, ओके, ये क्या है तुम्हारा, सोडियम क्रोमेट। अब उसका क्या करें, हमें तो डाइक्रोमेट चाहिए। अच्छा, उसमें एसिड डाल दो, तो उसमें सपोज सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तो सोडियम क्रोमेट में से वो क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। लेकिन सर हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दो। KCl डाल दिया, Na बाहर निकल गया, K अंदर आ गया, K2Cr2O7 मिल गया। डन। 3 स्टेप में पहले में क्या करना है, पहले में तुम्हें ओर में से क्रोमेट आयन बनाना है। दूसरे में क्या करना है, क्रोमेट आयन में से डाइक्रोमेट बनाना है। तीसरे में क्या करना है, सोडियम डाइक्रोमेट में से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। दैट्स इट। याद रह गया? ओके, चलो। नाउ उसके 2 यूज तो हमने देख लिए थे। क्या यूज थे उसके, पहला लेदर इंडस्ट्री में, और दूसरा एक लेदर ओजो कंपाउंड जो है उसकी प्रिपरेशन में ऑक्सीडेंट की तरह यूज होते थे। ये 2 यूज हमने देख लिए हैं। अभी मैंने बताया सोडियम क्रोमेट आयन है, वो कौन से कलर का है, पीले कलर का है, और ये लास्ट में जो बनेगा वो कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का है। ओके, चलो। द येलो सॉल्यूशन, ये तो हमने देख लिया है। नाउ सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल, ये भी हमने देख लिया है। ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेस आउट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो बाहर आ गए ऑरेंज कलर के। The chromate and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of the solution। यहाँ पर हमें पूछा जाता है JEE में, नीट में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर है से क्रोमेट और यहाँ पर है डाइक्रोमेट। तो जो तुम्हारा लास्ट में बना ना डाइक्रोमेट, ओके, Cr2O7, ये जो लास्ट में बना है, ओके, ये एसिड में क्या है, स्टेबल है। डाइक्रोमेट जो है वो एसिड मीडियम में क्या है, स्टेबल। डन। ओके, सो डाइक्रोमेट हमेशा एसिड मीडियम में स्टेबल होता है। लेकिन अगर तुम उसको कुछ उंगली करोगे तो वो स्टेबिलिटी चली जाएगी। ओके, बोलेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे इसे, देखना है मुझे। तो देखो फिर हम उसमें क्या डाल देंगे, सपोज बेस डाल दिया। एसिड में स्टेबल होता है, लेकिन तुमने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। तो तुमने डाल दिया क्या, बेस डाल दिया, कोई भी बेस डाला, OH माइनस लिख देना। ओके, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में से CrO4। डन। ओके, CrO4 में मतलब क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डाइक्रोमेट था, ये क्रोमेट आयन है। तो क्रोमेट आयन CrO4 और ये K2Cr2O7 है ना, तो ये K2 नहीं लिखा तो -2, और यहाँ भी K2 नहीं लिखा तो -2। डन। तो ये डाला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा, ये कौन से कलर का है याद रखना, ये है हमारा Orange और ये है हमारा येलो। डन। ये जो है ना वो बेस मीडियम में स्टेबल होता है। ये क्या, बेस मीडियम में स्टेबल होता है, और ये एसिड मीडियम में स्टेबल। नहीं सर हमें तो वो जो चाहिए था देख लिया, जो चाहिए था, जो आया था वही चाहिए। तो किसने बोला था करना? अच्छा ठीक है तो वापस जाना है तो कैसे जाएंगे? अरे ये बेस में स्टेबल है ना, एसिड डाल दो फिर से। इसमें अगर हमने एसिड डाल दिया तो ये रिएक्शन
रिवर्स हो जाएगा। डन। इसके ऊपर से JEE नीट में क्वेश्चन आता है क्या कि -14 इसकी कितनी है -14 तो -2 तो है ही, तो -12 तो +12 मतलब +6 और 2 की +6 मतलब 1 की +3 और यहाँ पर -8 के 2 है -6 तो इसकी कितनी हो गई -04 ओके तो 6 + 6 डन। हाँ सो क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाता है व्हेन वी ऐड से बेस इनटू इट ओके। सो और डायरेक्टली ऐसे ना पूछे तो ऐसे पूछ लेंगे कि क्रोमियम इज गोइंग फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हेन ओके। ऑप्शन ए if pH is decreasing, pH is increasing, or say in both cases it can go, and none of the above. ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। फिर से क्वेश्चन क्या है, क्रोमियम इज गोइंग फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हेन ऑप्शन ए pH is increasing, pH is decreasing, in both the case it can go, and last none of the above. क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा पक्का। देखो कैसे बोला pH इंक्रीजिंग, और pH डाला तो pH में जैसे बड़े नंबर स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर पर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर होगा। करेक्ट। +3 है एसिड स्टेट में है, स्टेबल है, और हम +3 में से +6 में ही जा रहे, उल्टा भी पूछ सकते हैं हम Yes. तो वो ध्यान रखना कौन सा पूछा है। हम +3 में से +6 में जा रहे हैं तो प्लस ये मैंने थोड़ा ये करके पूछा, अदरवाइज तुम्हें पूछेंगे डाइक्रोमेट में से क्रोमेट जा रहे हैं ऐसा बोलेंगे, या क्रोमेट में से डाइक्रोमेट में जा रहे हैं। +6 +3 ये और भी ट्विस्ट करके पूछेंगे, ये +3 +6 किस में था लाइक दैट, तो तुम्हें गिनना पड़ेगा ओके। अदरवाइज सिंपली क्या पूछेंगे, क्रोमेट में से डाइक्रोमेट में जाना है, डाइक्रोमेट में से वापस क्रोमेट में जाना है, तो क्या करेंगे ऐसा। जैसे कि चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में जाना है तो उसकी पीएच रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे। डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में जाना है तो उसकी पीएच रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे। डाइक्रोमेट में से क्रोमेट आयन में जाना है, डाइक्रोमेट कौन सा है इसमें, ये वाला पक्का, अरे 2 है तो डाइक्रोमेट यस ओके। सो ये है मेरा डाइक्रोमेट ओके। स्पेलिंग पहले गलत लिख दिया क्या कहीं पे, पता नहीं। तो ये डाइक्रोमेट है और ये हमारा क्रोमेट। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में जाना है तो पीएच रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों, एसिड में तो वो स्टेबल है, लेकिन डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में जाना है तो हमने क्या डाला यहाँ पर, बेस डाला। बेस डाला तो पीएच क्या होगी, बेस की पीएच तो ज्यादा होती है, 14 तक होती है, एसिड की 1 तक होती है, तो हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पीएच इंक्रीज ओके। तो इसके ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने हुए भी है, लेकिन कंसेप्ट समझो। क्या डाइक्रोमेट जो लास्ट में हमें मिला ना, लास्ट में वो एसिड में स्टेबल है, एसिड डाल के ही तो बनाया, लास्ट में एसिड डाल के ही तो बनाया। हमारे पास तो क्रोमेट था, क्रोमेट में से डाइक्रोमेट में कैसे गए थे, एसिड डालकर, डन, H2SO4 डालकर गए। तो जो डाइक्रोमेट हमारा है वो एसिड में क्या है, स्टेबल है, और क्रोमेट है वो बेस में स्टेबल है। अच्छा डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में जाना है तो बेस डाल दो,
क्योंकि बेस में क्रोमेट स्टेबल है तो बेस डाल दो तो क्रोमेट बन जाएगा। ओके, क्रोमेट में से डाइक्रोमेट में जाना है तो एसिड डाल दो, क्यों? क्योंकि एसिड में वो स्टेबल है। डन। फिर वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर का भी पूछ सकते हैं, +3 में से +6 में जाना है, +6 में से +3 में जाना है। अंडरस्टूड? ओके ओके, चलो। सो अब फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं। The chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of the solution. समझ में आ गया? ये हम सोचेंगे कहां से पूछ लिया, ये एक सेंटेंस में से ऐसे क्वेश्चंस बना के पूछते हैं, पीएच बढ़ा कम हुआ। डन। ओके, चलो। The oxidation states of the chromium in chromate and dichromate is the same. अगर हम डाइक्रोमेट और क्रोमेट की बात करें, देखो यहां पर डाइक्रोमेट और क्रोमेट की बात करें, दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम, सिर्फ क्रोमियम की बात कर रहे हैं हम। सो क्रोमियम एंड इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम। देखो यहां पर जैसे कि हमारे पास क्या है, CrO4 है, तो ये कितना हो गया, -8 का -2 तो है ही, तो +6 हो गया। डन। ओके, ये कितना हो गया, +6। तो यहाँ पे कितना है, Cr2O7, और ये कितना है, -2, तो -14 का -2 है, तो -2 है तो मतलब -12 का +12, 1 के +2 के +12 मतलब 1 का +6, तो दोनों का हो गया। अंडरस्टूड? ओके, ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये देखो यहां हमने क्या कैलकुलेट किया था, -40 -2 है तो ये +6 आ गया, और यहाँ पर CrO4 लिया है हमने, तो ये कितना हो गया, -8, तो ये +6 हो गया, एक का ही +6 हुआ ना, नहीं दोनों का +6 हुआ, नहीं दोनों का मिला के तो +12 हुआ ना। देखो -14 का -2 12, तो एक का +6, 12 दोनों का है ना, ये Cr2 का +12 आया ना, Cr2 का +12 आया, तो एक का कितना, +6। ओके, तो ये हमने गलत कर दिया था जल्दबाजी में। ओके, +6 एंड +6 दोनों का +6 ही है। डन। तो ये जो मैं क्वेश्चन पूछा ना वैसा पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि यहां से यहां गए, तो वो आएगा, लेकिन ओके अभी यही थियरी में आएगा, क्योंकि यही थियरी के रिलेटेड ऐसा पूछा जाता है कि हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट में से ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे। जैसे इसके पहले भी हमने कल देखा था, तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हम जा रहे थे, ऑक्सो कैटायन, ऑक्सो एनायन। ओके, तो +3 में से +2 में गए एंड ऑल। अंडरस्टूड? हाँ, तो यस, याद आ गया, वो कौन सा था, जैसे कि V2O5 है, तो V2O5 है, उसमें V कितना है, +5। ओके, उसमें से हम जा रहे हैं कोई कैटायन में, या उसमें से हम जा रहे हैं कोई एनायन में, तो वो कंपाउंड बताओ कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा। यस, ओके, तो ये तो दोनों में +6 होता है। ओके, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या V2O5, तो V2O5 कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका, एम्फोटेरिक इन नेचर था। वैसे 5, 6, 7 वाले होते हैं क्या, एसिडिक, और 5, 6, 7 वाले एसिडिक, और 1, 2, 3 वाले होते हैं बेसिक, और +4 वाले होते हैं एम्फोटेरिक। लेकिन वेनेडियम का यहाँ गिने तो ये कितना है, -10, मतलब इसका +10 2 के है, मतलब एक का कितना हो गया, +5, तो +5 है, फिर भी एसिडिक नहीं, एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब इसमें से 2 कैटायन और 2 एनायन बन रहे थे। ओके, ऑक्सो कैटायन एंड ऑक्सो एनायन, तो मैंने तुम्हें बताया था VO और से -3 and 4, ओके, एंड VO2 and 1 2 3 4 ऐसे बताया, याद है ना। 1 मतलब क्या, प्लस। डन। तो ये पूछा जाता है कि +5 में से, अब यहां पर तुम कैलकुलेट करो, 4 2 4 जा 8, -8 के -3 तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो गए, +5, 2 4 जा, यहाँ पे देखो -8 के -3 है, यस, तो +5, -8 है, सही है ना, -8, हाँ करेक्ट। ओके, तो इसके कितने हो गए, -4, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, +5। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि +5 में से +5 ही रहना चाहिए, +5 में से +5 ही रहना चाहिए, लेकिन वो ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो एनायन है, ये हमारा नॉर्मल कंपाउंड है, ये आयन नहीं है, इसके ऊपर प्लस या माइनस लिखा हुआ नहीं है, इसके ऊपर लिखा है, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डन। क्रोमियम में तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में क्या है, +6 ही है। अंडरस्टूड? ओके, चलो
देन ये लिख दिया हमने दिस स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमेटाइन CrO4-2 एंड डाइक्रोमेटाइन Cr2O7-2 शोन बिलो। मतलब ये रहा, देखो दो। ओके, पहले क्रोमेटाइन है तो CrO4, तो 1 2 3 और 4। और अदरवाइज कैसे, ये ऐसे ना समझो तो तुम सिंपली समझाओ तो कैसे, वो होता है हमारा जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल, ऐसा समझो ये रूम है। ओके, तो यहाँ पर बीच में क्या है हमारा क्रोमियम, यहाँ पर बीच में क्रोमियम है, तो 3 कॉर्नर्स है, ऐसा समझो ऐसे। यहाँ पे बीच में क्या है क्रोमियम, और ये क्या है ऑक्सीजन, 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 और एक ऑक्सीजन यहाँ होगा बाहर। ओके, तो अब देखो ये क्रोमियम से ये ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब कैसे हुआ, नीचे तो एक ट्रायंगल सरफेस है ही, फिर एक ट्रायंगल सरफेस ये, फिर ये पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। समझ में आ गया? तो ऐसा शेप होता है, अंडरस्टूड? ओके, क्रोमियम और ऑक्सीजन ऐसे बाहर होगा तो हमें फिर 2D में कैसे बताएंगे, तो ऐसे, तो ये ऐसे, फिर यहाँ से ये भी कनेक्टेड है, यहाँ से ये भी कनेक्टेड है, फिर ये यहाँ भी कनेक्टेड है और ये यहाँ भी कनेक्टेड है। ओके, तो ये ऑक्सीजन ये दोनों ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन ये दोनों ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन ये दोनों से भी कनेक्टेड है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द क्रोमियम आल्सो। अंडरस्टूड? ओके, और सारे के सारे क्रोमियम से भी कनेक्टेड है। ओके, सारे के सारे क्रोमियम से भी कनेक्टेड है, लाइक दिस। अंडरस्टूड? लेकिन ये 2D 3D हम मिक्स कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे दिखाया गया है। इसमें 3D नहीं है, डायरेक्टली 2D है। स्टैंड, हाँ स्टैंड, यस, ओके, अंडरस्टूड? तो ये 1 2 3 और ये 4, तो सरफेस 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, और नीचे वाली 1 4। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो, तो ये हो गया क्रोमेटाइन। अब डाइक्रोमेटाइन, तो डाइक्रोमेटाइन जो है उसमें क्या है, एक जो हमारा CrO ऐसे होगा, सो Cr2O7 है ना, Cr2O7, तो बीच में हमारा क्या है ऑक्सीजन, तो बीच में हमारा ऑक्सीजन है, तो Cr, यहाँ पे O, यहाँ पे O और यहाँ पर Cr, फिर वापस O और O। तो ये जो CrO वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ओके, इसमें होता है कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होता है, और sp3 होता है तो उसमें एंगल होता है 109.26, ओके, 109 पॉइंट समथिंग होता है। ओके, सो उतना ना होके यहाँ पे एंगल डिफरेंट शो करता है प्रैक्टिकली, वो तो हमने देखा था ना, H2O के केस में भी वैसा हो रहा था, हमने देखा था, तो वैसे ही है। ओके, वो VSEPR एंड ऑल सब 11th में हमने समझा था। ओके, तो वही है, देखो कि ये ऐसे बनता है, और ये पूछा जाता है कि उसके बीच का एंगल कितना है, PYQ में आ गया है। ओके, तो कितना है 126 डिग्री। ओके, चलो, द क्रोमेटाइन इज टेट्राहेड्रल whereas the dichromatin consists of 2 tetrahedrals। उसमें कितने, 2 टेट्राहेड्रल है, मतलब जो अभी एक बनाया था ना, ओके, वैसे 2 ऐसे। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम, और यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन 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 तो है। अंडरस्टूड? ओके, तो Cr2O, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक होगा वो ऊपर बाहर वाला 6, और यहाँ पर एक होगा वो 7। अंडरस्टूड? ओके, सो वैसे ही होता है, शेयरिंग 1 कॉर्नर विद CrO बॉन्ड एंगल 126। ओके, चलो, नाउ सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों के दोनों, अभी देखो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और दोनों के यूज लिखने हैं। यूज जनरली हम सोडियम क्रोमेट के ज्यादा नहीं लिखने वाले, लेकिन हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है। ओके, सो दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द सोडियम सॉल्ट हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोडियम का हो या पोटेशियम का हो, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट ऑल्सो एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑल्सो, दोनों ही। ओके, चलो, दोनों की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सोडियम की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है पोटेशियम की कंपेयर में। ओके, अदरवाइज
दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग ही है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली यूज होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया तुम्हें क्या कि हम क्लास 10 में भी कार्बन एंड कंपाउंड में ऑक्सीडेशन करना हो तो इसको लेते थे। डन। ओके, जैसे कि अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाना हो, अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, ये सब क्या सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। डन। ओके, तो उसमें हम ये यूज करते थे। So potassium dichromate is used as a primary standard in volumetric analysis। ये सारे क्या है अब उसके यूज है, पहले वो 2 यूज लिख दिए और बाकी ये सारे यूज साथ में ही। पोटेशियम डाइक्रोमेट है प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो हम करेंगे, जो तुम टेस्ट ट्यूब लेकर करते हो ना, ब्यूरेट पिपेट और वॉल्यूम चेक करते हो। अच्छा, इसको एसिड को न्यूट्रल करने के लिए इतना बेस मैंने यूज कर दिया, ये क्या किया तुमने? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन किया कि भाई इतने वॉल्यूम चाहिए, इतने एसिड को न्यूट्रल करने के लिए इतना बेस चाहिए। ओके, तो इतना ml मतलब क्या? वॉल्यूम। ओके, तो वो बोलता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इन acidic solution its oxidizing action can be represented as follows। सो एसिडिक सॉल्यूशन में ये हम वापस देखते हैं, लेकिन ये हमारे यूज है। डन, समझ में आ गया? देखो पूरा थियरी स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले हमने क्या यूजेस को, अभी नहीं, यूजेस लास्ट में, पहले क्या बनाना है? तो बनाना है हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है 3 स्टेप्स में बनाना है। वो 3 स्टेप्स कौन से थे? तो 3 स्टेप्स से हमारे सबसे पहले तो क्रोमेट ओर लेके आए, क्रोमेट ओर लेके आए। अच्छा, उसमें सोडा डाला, उसमें ऑक्सीजन डाला, ठीक है, तो बन गया सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट बन गया है, पानी डाला, येलो कलर का सॉल्यूशन है, फिल्टर कर दिया, फेरिक ऑक्साइड CO2 बाहर निकल गया है। यहाँ पे हमारा बन गया है सोडियम क्रोमेट आयन। अब सोडियम क्रोमेट है, हमें तो डाइक्रोमेट चाहिए, तो हमने एसिड डाल दिया H2SO4, तो क्रोमेट में से बन गया डाइक्रोमेट। लेकिन हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए था, तो हमने KCl डाल दिया, K ने N को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अब हमें मिल गया K2Cr2O7। डन, ये हमें मिल गया है, दैट्स इट। ये हमारा मिला है ऑरेंज कलर का। ओके, अब दोनों की कंपेयर करें तो ये पीले कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, इसकी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। एंड ये पर्टिकुलरली, ये मतलब कौन? जो लास्ट में मिला है वो हमारा डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्टेबल है और क्रोमेट बेसिक मीडियम में स्टेबल है। एंड बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन आते थे वो भी हमने डिस्कस कर दिया। डन। ओके, तो इतना बेसिक एक पार्ट। फिर दूसरा, तो दूसरे में क्या है, हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या भाई, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दोनों की साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस देखेंगे। दोनों के मतलब किसके? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट। बुक में गिवन है इसलिए हमारा टॉपिक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का है, लेकिन बुक में गिवन है क्या कि दोनों के दोनों क्या है, दे आर सॉल्युबल। लेकिन जो सोडियम है इट इज मोर सॉल्युबल देन द पोटेशियम। तो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इवन क्रोमेट की बात करो तो भी सोडियम क्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम क्रोमेट। ओके, सो सोडियम ज्यादा सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई हमने पहले सोडियम सोडा डाला, अदरवाइज डायरेक्टली पोटेशियम सोडा ही डाल देते। ओके, पोटेशियम कार्बोनेट ही ले लेते, क्यों इतना सब किया? लेकिन वो ज्यादा सॉल्युबल है तो ज्यादा हमें और में से ज्यादा कंटेंट मिलेगा, दैट्स व्हाई हमने ये किया। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसकी? सोडियम की। फिर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बनिक केमिकल और से हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दोनों के दोनों यूज होते हैं। कलर भी दोनों के बता दो। ओके, सो हमारा ये जो क्रोमेट आयन है उसका, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना, क्रोमेट आयन का येलो कलर है और डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है। ओके, पोटेशियम डाल देंगे फिर ये कलर नहीं रहेगा। ओके, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसका डायरेक्टली हम बोल देंगे फाइनली कि ऑरेंज कलर आ जाएगा लास्ट में। ओके, सो समझ में आ गया पूरा। और हम क्या बोल रहे हैं अभी, यूजेस देखने, कैरेक्टरिस्टिक्स तो बीच में ये सॉल्युबिलिटी एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तुम बोल सकते हो। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एज अ यूज भी बोल सकते हो। ओके, अब स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हम बोले तो क्रोमेट का स्ट्रक्चर हमने बोल दिया CrOO और ऊपर एक O, बात खत्म। उसका भी है होल रेज टू -2। फिर डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट में क्या है, CrOCr, और ये Cr के दूसरे 3 O, ये Cr के भी दूसरे 3 O, तो 6 हो गए, बीच में एक O है तो 7 हो गए, Cr2O7।
ओके, और बीच का एंगल कितना है 126 डिग्री। इसके ऊपर भी बॉक्स बनाकर -2 पूछा जाता है ये सब, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये हो गया -2। ओके, तो स्ट्रक्चर भी हो गया। ओके, स्ट्रक्चर हो गया। अब यूज, तो यूज हमने पहले ही 2 देख लिए थे, क्या, लेदर इंडस्ट्री में एंड एक तो था हमारा ओजो कंपाउंड्स के, ओजो कंपाउंड की सिंथेसाइज में एज अ ऑक्सीडेंट यूज होता है। ओके, वो 2 देख लिए, और एक तो अभी बीच में ही देख लिया क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ओके, नाउ यहाँ पर जो हमने देखा कि भाई ऑरेंज क्रिस्टल है एंड ऑल, कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो यहाँ बाद में आएंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही बात की है, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है वही बात की है। ओके, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला एक लिख लो, क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ओके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करे तब। एंड एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट होगा वो तो अभी लिख रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमने यूजेस देख लिए। अब यूजेस देखने के बाद भी थोड़ी रिएक्शन देखनी है। ओके, तो वो देखते हैं। देखो हमारा क्या है, Cr2O7। Cr2O7 मतलब क्या, ये आयन लिया हुआ है हमने, कौन सा, डाइक्रोमेट। ओके, तो डाइक्रोमेट आयन लिया हुआ है और उसका हम रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम क्या बोल रहे हैं, बोथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे तभी तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो खुद का रिडक्शन कब होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है। डन? तो एसिड है मतलब क्या, H+ है, तो तुम्हारा डाइक्रोमेट आयन है, H+ है, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी तो रिडक्शन हुआ खुद का। दूसरों का ऑक्सीडेशन मतलब खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है अभी डिस्कस करते हैं। अब तुम यहां से चले गए कहां पर, Cr+3 में। हाँ देखो, यहां पर भी मैं जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रहा था ना, यहाँ पे +6 और +6, लेकिन मैंने गलती से ये +3 कर दिया था। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, क्योंकि इसमें तुम देखोगे Cr कितना है, +6, और यहाँ पे Cr कितना है, +3। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई रिमेम्बर के PYQ यहाँ से बनता तो है ऐसा कोई। तो ये वाला क्वेश्चन है क्या, कि +6 से +3 में तुम गए, +6 में यहां से PYQ कौन सा बनता है अभी बताता हूं, मैं पूछूंगा फिर तुम्हें बताऊंगा। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, देखो यहां पे हम क्या समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन कौन से मीडियम में करते हैं, एसिडिक मीडियम में। डन? क्यों भाई, वो एसिडिक मीडियम में ही स्टेबल है। डाइक्रोमेट तो एसिडिक मीडियम में ही स्टेबल है। तो डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, वहां से हम कहां जाने वाले हैं, Cr+3 में कन्वर्ट होने वाले हैं। किसमें, Cr+3 में कन्वर्ट होने वाले हैं, और H2O रिलीज होने वाला है। तो तुम देखो Cr+6 से तुम कन्वर्ट हो रहे हो किसमें, Cr+3 में। यहाँ पे Cr+6 था, 7 2 14, -14 -2 है तो +12 आ जाएगा। +12 2 के तो 1 का +6, तो +6 तो है ही, अभी हमने गिना, उसमें से हम कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, Cr+3 में। क्यों, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होगा ना। +6 का +6 थोड़ी रहेगा, तो +6 का रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस हुआ तो क्या हो गया, +3। तो +6 में से +6 करने के लिए ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। डन? +6 में से +3 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। यहीं से PYQ बनता है कि पूछने का तरीका ध्यान से पढ़ना तो सही आंसर मिलेगा। क्या, कि इफ वी आर गोइंग फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टू क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू गेन। ओके, तो वहां पे क्या आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। डन? समझ में आया, वहां पे आंसर क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा कि इफ वी आर हैविंग डाइक्रोमेट आयन, क्या, इफ वी आर हैविंग डाइक्रोमेट आयन इन विच क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वी हैव टू गो टू क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो अगेन यहां पर भी वही है, +6 से +3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू गेन, अगर 3 लिख दिया तो गए। क्यों, क्योंकि यहां पे बोला है इफ वी आर हैविंग डाइक्रोमेट आयन, तो डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7 है, तो एक क्रोमियम का +6 है। समझ में आ गया? ओके, ये -2, तो एक क्रोमियम का कितना आया है,
+6 समझ में आया? Yes. लेकिन वैसे तो कितने हैं? +6 में से +3 में कौन जा रहा है? एक क्रोमियम जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेरे है कितने? 2। तो दो अगर है यहाँ पे डाइक्रोमेट बोला है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? Yes. और जाएगा तो यहाँ पे +3 में ही, लेकिन यहाँ पे 2 बन जाएंगे क्योंकि ये हम 2 लिए हैं इसमें। इतना डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ही मैं समझा कि यहाँ पे ही ऐसा है, बट दैट वाज मिस्टेक। ओके, ये तो दोनों +6 है, क्रोमेट में भी Cr +6 है एंड डाइक्रोमेट में भी Cr क्या है? +6। लेकिन PYQ यहाँ से बनता है क्या? इफ वी आर गोइंग क्रोमियम +6 टू क्रोमियम +3, ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू गेन? तो सिंपल है, Cr +6 में Cr +3 में जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बोल दिया हमारे पास डाइक्रोमेट आयन, अभी उसको थोड़ा और डिटेल में लगा के पूछेंगे। वी आर हैविंग डाइक्रोमेट आयन, और से हमें ऐसे ही बोल देंगे वी आर हैविंग डाइक्रोमेट आयन इन विच Cr oxidation state is +6 and we have to go to Cr +3. How many electrons we have to gain? तो डाइक्रोमेट है, एक क्रोमियम +6 को एक क्रोमियम +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 होंगे तो बाकी 3, तो मतलब 3 + 3 6। डन? तो यहाँ पे 3 और 6 कब लेना है, समझ में आ गया? पक्का? तो यहाँ से एक PYQ बनता था। ओके, चलो। सो ये अगर हमारी रिएक्शन है तो देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी है 1.33 वोल्ट। कितना? 1.33 वोल्ट, विच इज वेरी गुड। तो अच्छा है, इसलिए तो उसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है। अच्छा, thus acidified potassium dichromate will oxidize iodides to, अभी देखो ये क्या करेगा भाई, ये तो बहुत कुछ, जैसे कि I- से आयोडाइड से क्या बन जाएगा? I2, अरे 2 ले लो, फिर से ट्वाइस Cl- से क्या कर देगा? Cl2। ओके, बहुत कुछ, ये तो मतलब ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। सपोज Fe+2 में से क्या चला जाएगा? Fe+3। इनके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, देखो। अंडरस्टूड? ये बहुत सारे एग्जांपल बुक में गिवन ही है। देखो क्या है दूसरा, से सल्फाइड टू सल्फर। ओके, सल्फाइड टू सल्फर जाता है, Tin+2 में से Tin+4 में चला जाता है। ओके, Sn+2 में से Sn+4 में चला जाता है। आयरन में देखो +2 में से +3 ये रहा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हैं। क्या ये सब क्या है? ये सारी ऑक्सीडेशन है। देखो -1 से 0, तो बढ़ा ना ऑक्सीडेशन नंबर, बढ़ा मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। -1 से 0 ऑक्सीडेशन, +2 से +3 बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, +2 से +4 बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसे तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डन? ओके, सो इतनी सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर ये प्रोसेस करना है तो हमें क्या चाहिए? K2Cr2O7 चाहिए, खुद का वो रिडक्शन कर देगा और उनका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। तो सपोज मेरे पास है क्या? Fe+2 है, उसमें से मुझे बनना क्या है? Fe+3। तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन में तो लूज होता है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। लेकिन ये भाई साहब को कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलो लिखते हैं दोनों। ओके, क्या है मेरे पास? Cr2O7-2, उसको मैंने क्या किया था? एसिडिक मीडियम था। ओके, एसिडिक मीडियम था ना? Yes. और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तब जाके मुझे क्या मिला था? Cr+3+H2O। 6 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहाँ पे ट्वाइस होगा। डन? ओके, सो H2O और वो बैलेंसिंग कर लो, ये कितने? 14 लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 2 14, ये 14, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7। डन? ओके, इतना था हमारा। ये क्या है? हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब मैं कहने वाला हूं क्या? ये हाफ रिएक्शन हुई, तो दूसरी हाफ रिएक्शन क्या है? Fe+2 में से जाएंगे हम क्या? Fe+3 में। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई मैं 6 ले लेता हूँ। 6 Fe+2 में से 6 Fe+3 जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। डन?
ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो बस इसका तुम बैलेंसिंग करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये पूरी हाफ रिएक्शन थी, उसको लिखनी हो तो तुम पूरी ऐसे लिख सकते हो। लिखी उन्होंने, हाँ लिखी हुई है, Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6Fe+2 और ये बाकी का उस साइड वाला और प्लस 6Fe+3, दैट्स इट, डन। तो आधी ऑक्सीडेशन आधी रिडक्शन एंड दोनों कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन के तौर पे भी तुम्हें ये दिखाना है। अंडरस्टूड? तो ये पूरी की पूरी शॉर्ट नोट फुल 4 5 3 4 5 2 मतलब कितने भी 1 2 3 4 5 जितने मार्क के भी पेपर में क्वेश्चंस हो वो सब में ही इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते भी हैं। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? पहले से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या करना है। हमें पहले तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो 3 स्टेप में प्रिपरेशन करनी है, वो हमने बहुत बार डिस्कस करी। 3 स्टेप में प्रिपरेशन करनी है। फिर और क्या करना है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। अच्छा चलो, देन और क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम डाइक्रोमेट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज एंड क्या डिफरेंस है वो बताना है। अच्छा वो भी बता दिया, ओके। अब डाइक्रोमेट आयन एंड क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा है वो बताना है, वो भी बता दिया। उसके बीच में जो डाइक्रोमेट में जो एंगल है वो भी हमें लिखना है, ओके। दोनों टेट्राहेड्रल है और डबल टेट्राहेड्रल है, ओके। चलो वो भी बता दिया स्ट्रक्चर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, सोडियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट की डिफरेंस, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन यूजेस, तो यूजेस भी 3 4 5 जो भी यूज हमारे हुए हैं वो यूजेस, तो ये उतना हुआ। उसके बाद हमने देखा क्या कि एक चीज वो देखी थी, वो क्या कि डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में कन्वर्शन हो रहा है, उसमें से भी एमसीक्यू बनता है। डाइक्रोमेट में से क्रोमेट में जाना, क्रोमेट में से डाइक्रोमेट में जाना। स्टेबल कौन सा है, लास्ट वाला जो हमें मिला डाइक्रोमेट वो एसिड में स्टेबल है, इसीलिए तो एसिड डाला और तब वो बना। तो डाइक्रोमेट एसिड में स्टेबल है और क्रोमेट बेस में स्टेबल है, तो इंटर कन्वर्टेबल है। डाइक्रोमेट में तुम बेस डाल दोगे तो वो क्रोमेट बन जाएगा और क्रोमेट में तुम एसिड डाल दोगे तो वो डाइक्रोमेट बन जाएगा। देन इंटर कन्वर्टेबल है, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है, क्रोमेट येलो कलर का है, डन, ओके। दोनों में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है, +6, अंडरस्टूड। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया और हमने बात की क्या कि K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो डाइक्रोमेट आयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमने किया कि चलो करते हैं, देखते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो Cr2O7 है हमारे पास, उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो स्टेबल कौन सी कंडीशन में था, एसिड में। तो एसिड की रिस्पेक्ट में वो रिडक्शन होगा, ओके। तो एसिड में स्टेबल था ना, तो Cr2O7 एसिड मतलब H+, ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन हुआ। दैट विल गिव डायरेक्टली Cr+3। उसका रिडक्शन हो रहा है तो +6 में से कहां चला जाएगा, +3 में चला जाएगा। सो Cr+3 बन गया और पानी भी रिलीज हो रहा है, तो उसको तुम बैलेंस कर लो फिर, ओके। 14H+ तो वहां पर 7H2O बन जाएगा एंड ऑल, ओके। वो पूरा बैलेंस कर लिया। ये तो हो गए हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एजेंट है तो दूसरा का ऑक्सीडेशन करेगा, तो क्या भाई, आयोडाइड आयन है में से आयोडीन गैस निकल जाएगा, क्लोराइड आयन में से क्लोरीन गैस निकल जाएगा, Fe+2 में से Fe+3 कर देगा, ओके। 3 + 3 में से 3+4 कर देगा, ओके। सल्फाइड में से सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। SO4-2 में से SO4-2 और सल्फेट आयन है, ओके, और सल्फाइड आयन है, SO3 है, ओके। तो SO3 में से SO4 में से, मतलब करना क्या है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ये सारे ऑक्सीडेशन है, तो इसमें से कोई उठा लो। तो सपोज हमने उठा लिया क्या, Fe+2 में से Fe+3, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो Fe+2 में से Fe+3 कब बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत किसकी की है, 6 इलेक्ट्रॉन की। तो 6 Fe+2 में से 6 Fe+3 बन रहा है, ओके। सो 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा हमारा डाइक्रोमेट आयन। तो वो पूरी रेडॉक्स रिएक्शन हमने एक ही लाइन में लिख दी, अंडरस्टूड। दिस इज ऑल अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ में आ गया, पक्का याद भी रह गया। देखो ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, डेली के डेली पढ़ना रखो, ओके। डायरेक्टली स्कूल में एग्जाम होगी, ट्यूशन में टेस्ट होगा या कभी, तब तुम पढ़ोगे, सो इट विल बी हार्ड। ये तुमने ऑलरेडी फेस कर लिया होगा, तुमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा बहुत बार, ओके।
कि कोई चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छा आता है, ट्यूशन में स्कूल में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे जब हम पढ़ाई करने बैठे तो उतना ज्यादा जितना कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दी क्लास था कि हाँ सब समझ में आ रहा है ये वो, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता पढ़ाई के टाइम पे। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अब जब पढ़ा था वो पढ़ा था, बीच में हमने उसको छुआ भी नहीं, उसको देखा भी नहीं। ओके, सो दैट इज द रीजन। ओके, डेली पढ़ाई करते जाओ, डेली। ओके, मतलब जो भी पढ़ाई, मतलब मैं याद रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, लेकिन रिवाइज, जैसे हमारा ये टॉपिक हुआ तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से अगर तुम पढ़ रहे हो तो एक बार तो एटलीस्ट ये पूरा बुक में से पढ़ लेना है। ओके, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगर 80% भी कॉन्सेंट्रेशन है तो 2-3 बार पढ़ो, मिनिमम 2 टाइम्स। ओके, 2, 3, 4 टाइम्स पढ़ो अगर इतना ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 90% है, 80% है, तो नहीं 100%, और वो रेयर चांस है 100% कॉन्सेंट्रेशन की, तो एक बार में तो होगा नहीं, तो 2, 3, 4 बार वही थियरी से पढ़ो। याद रखने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ो, पढ़ोगे तो भी पक्का हो जाएगा। ओके, सिर्फ पढ़ने का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा इसमें क्या लिखना था, क्या लिखना था वो तुम, और फिर ऐसे याद करने का ट्राई करो। पढ़ दिया, अच्छा क्या क्या था, पहले तो सपोज आज ही सपोज रात में स्कूल में क्या क्या पढ़ा, ट्यूशन में क्या क्या पढ़ा, वो जितना भी पढ़ा ना सब कुछ मेंटली याद करने की, रिवाइंड करने की, रिकॉल करने की ट्राई करो। वो जितना हो उतना, 100% नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो उतना। फिर बुक में से पढ़ो। ओके, फिर बुक में से पढ़ लिया, उसके बाद वापस रिकॉल करने की ट्राई करो, तो वो रिकॉल का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तुमने लेटेस्ट में वापस पढ़ लिया। वो एक्सरसाइज डेली के बेस पे करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? तब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब तो आता ही है। एग्जाम के टाइम पर भी तब कॉन्फिडेंस रहेगा, तब तुम ऐसे एमसीक्यू देखोगे, सॉल्व करोगे एंड ऑल। अदरवाइज हम अगर थियरी ही सही नहीं कर पा रहे तो थियरी पढ़े या फिर एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम कब है? जब तुम थियरी अच्छे से समझ गए हो, एकदम डिटेल्ड में, तब। अंडरस्टूड? फिर तो इसमें से सिंपल क्वेश्चन बना के पूछेंगे कि भाई यही मैंने जैसे बोला ना कि Cr+6 में से Cr+3 में जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो वो तो बेसिक क्वेश्चन है। तो हम फिर बोलेंगे कि यार ये तो आता ही है, लेकिन वहां पे गलती क्या होती है वो भी मैंने तुम्हें बताई। अंडरस्टूड? ओके, तो डिटेल्ड में रोज स्टडी करते हैं। अंडरस्टूड? ओके।